चलिए जी। तो लास्ट क्लास में हमने लम्प्ड एनालिसिस डिस्कस किया था और लम्प्ड एनालिसिस से जो रिलेशन हमें मिली थी, फ्रॉम द लम्प्ड एनालिसिस द रिलेशन दैट वी ऑब्टेन वाज टी माइनस टी आई डिवाइडेड बाय सॉरी टी माइनस टी नॉट divided by ti minus t naught, that is equals to e to the power minus h a upon rho cv into t। बच्चों ये इक्वेशन अपन लास्ट क्लास में डिराइव कर चुके हैं। t जो है वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी का टेम्परेचर है। ti जो था वो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर था और t नॉट is the ambient temperature. This relation is already derived in the last class. चलिए अब अगर मैं इस रिलेशन को देखता हूं तो इस रिलेशन में what should be the unit of rho c v upon h a। बच्चों यहाँ पे rho c v upon h a की क्या यूनिट होगी, क्या यूनिट होनी चाहिए? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इट वुड बी सेकेंड, इट वुड बी सेकेंड। क्यों होगा सेकेंड इसका यूनिट? क्योंकि ये जो नंबर है वो डायमेंशनलेस नंबर है, तो आपका राइट हैंड साइड जो है वो भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। टी का यूनिट सेकेंड है, टी का यूनिट सेकेंड है, तो रो सी वी अपॉन एच ए का यूनिट भी सेकेंड होना चाहिए। तो सेकेंड डिवाइडेड बाई सेकेंड कैंसल आउट हो जाएगा और मेरे को डायमेंशनलेस नंबर मिलेगा। तो रो सी वी अपॉन एच ए has a unit which is equal to second, and this is known as time constant. It is known as time constant. So t minus t naught divided by ti minus t naught is equals to e to the power minus t upon t star. बच्चों अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी स्टार, इस पर अपन डिस्कस करेंगे। पहले अपन मान लेते हैं कि इफ मेरे को रिलेशन मिला अभी टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी आई माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टी स्टार, राइट। सो इफ अगर मैं टाइम ले लेता हूँ इक्वल्स टू टी स्टार के, तो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ टाइम इज इक्वल्स टू टी स्टार यानी कि टाइम कांस्टेंट के बराबर, तो मेरे को इक्वेशन मिल जाती है टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी आई माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वन। क्या वैल्यू आएगी ई टू द पावर माइनस वन की? 0.368, राइट, 0.368। तो बच्चों अब ये जो 0.368 मेरे को मिल रहा है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो टर्म है टी माइनस टी नॉट divided by ti minus t naught is equals to 0.368. चलिए, what is t minus t naught? That is the temperature difference. ये जो है वो बॉडी और एम्बियंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस है, बिटवीन बॉडी एंड एम्बियंट, बिटवीन बॉडी एंड एम्बियंट, राइट। And what is Ti minus T naught? Ti minus T naught is the initial temperature difference. तो अब मैं इस टर्म का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ सकता हूँ। T minus T naught divided by Ti minus T naught is equals to fraction of temperature difference of initial temperature difference, या इस चीज को अपन लिखें तो अपन इसको ये लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम ये लिख सकते हैं when time is equals to one time constant, temperature difference
difference is 0.368 times initial temperature difference between सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये जो टर्म है बच्चों, टाइम कांस्टेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मैं समझाता हूँ आपको, फिर से एक बार समझाऊंगा मैं। टाइम इज इक्वल्स टू, अगर टाइम कांस्टेंट के बराबर हो, टाइम इज इक्वल्स टू अगर टाइम कांस्टेंट के बराबर हो, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी और एम्बिएंट के बीच में है वो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस का 0.368 टाइम्स रह जाता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज व्हेन t इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स t स्टार। चलिए अगर मैं टाइम को ले लेता हूं इक्वल टू 5 टाइम स्टार, तो मेरे को क्या मिलता है, t माइनस टी आई इज इक्वल्स टू, सॉरी t माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू टी आई माइनस टी नॉट ई टू द पावर -5। क्या वैल्यू आ रही है इसकी, 0.0067। करेक्ट। तो अगर हम देखें कि मैं टाइम कांस्टेंट को अगर 5 टाइम के बराबर में ले लेता हूं, तो मेरे को ये जो रेशियो मिल रहा है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि t जो है आफ्टर 5 कांस्टेंट, आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट t is temperature is nearly equal to ambient temperature. बच्चों, now this concept of time constant is useful in case of thermocouples. ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम कांस्टेंट का, इट इज़ यूजफुल इन केस ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल क्या होता है, जो इससे मैं टेम्परेचर मेजर करता हूँ, और थर्मोकपल के केस में ये टाइम कांस्टेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं एक लाइन और लिख लेता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड after 4 or 5 time constant in thermometer। बच्चों, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कभी फीवर होता है तो वो थर्मोमीटर बोलता है आपको माउथ में होल्ड करने के लिए। वो क्या करता है, थर्मोमीटर मुंह में डाल देता है और बाहर निकाल के टेम्परेचर देखता है? नहीं, ऐसा नहीं करता है। तो क्या करता है, होल्ड करता है। क्यों होल्ड करता है, क्यों वो बोलता है कि आप होल्ड करो, क्यों वो बोलता है कि वो आप थर्मोमीटर को होल्ड करो? थर्मोमीटर को होल्ड करने के लिए डॉक्टर आपको इसलिए कहता है ताकि जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है, थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर के बराबर आ जाए। तो लगभग 2 मिनट के बाद हम ये एज्यूम करते हैं कि जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर पहुंच जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कितना जल्दी थर्मामीटर का टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर के बराबर पहुंचेगा। ये डिपेंड करता है उस थर्मोमीटर के टाइम कांस्टेंट पे। इसको टाइम कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, रो CV अपॉन HA। तो फॉर अ गिवन थर्मोमीटर इट्स वॉल्यूम एंड इट्स एरिया विल बी कांस्टेंट, और मटेरियल कांस्टेंट है इसलिए रो C और H की वैल्यू भी कांस्टेंट हो जाएगी। तो फॉर गिवन थर्मोमीटर द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट इज फिक्स। हर थर्मोमीटर के लिए कुछ टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी। अगर मान लो किसी थर्मोमीटर के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 10 मिनट है, किसी थर्मोमीटर के लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 10 मिनट है। अब अगर मान लो कि वही थर्मोमीटर को आप यूज कर रहे हो अपनी बॉडी का टेम्परेचर निकालने के लिए, तो मेरा जो टेम्परेचर है, यानी कि थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो 5 टाइम कांस्टेंट के बाद वो एम्बिएंट टेम्परेचर के लगभग पहुंचता है। 5 टाइम कांस्टेंट के बाद वो एम्बिएंट टेम्परेचर के लगभग पहुंचता है। तो अगर आपके थर्मोमीटर
का टाइम कांस्टेंट 10 मिनट है और उसको आप अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो बेटा जो डॉक्टर आपको 2 मिनट होल्ड करने के लिए बोलता है थर्मोमीटर, उसको बोलना पड़ेगा कि 50 मिनट थर्मोमीटर को होल्ड करो, क्योंकि 50 मिनट के बाद जाकर वो एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि आपके बॉडी के टेम्परेचर के बराबर पहुंचेगा। तो टाइम कांस्टेंट यहाँ पे मेरे को ये सिग्निफाई कर रहा है कि मेरा थर्मोकपल कितना जल्दी एम्बिएंट टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। अगर मेरा थर्मोकपल का टाइम कांस्टेंट कम है तो वो कम टाइम लेगा एम्बिएंट टेम्परेचर तक पहुंचने में, और अगर थर्मोकपल का टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू रीच द एम्बिएंट कंडीशन। सो आई होप कि व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, इट हैज टू बी क्लियर। तो टाइम कांस्टेंट जो है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन केस ऑफ थर्मोकपल। लोअर द टाइम कांस्टेंट, जितना कम होगा टाइम कांस्टेंट उतना जल्दी आप एम्बिएंट टेम्परेचर पे पहुंचोगे। अगर टाइम कांस्टेंट किसी थर्मोकपल का 10 मिनट है तो लगभग 50 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर के आसपास पहुंचेगा। और अगर मेरे थर्मोकपल का टाइम कांस्टेंट 1 सेकेंड है तो आफ्टर 5 सेकेंड इट विल रीच नियर टू द एम्बिएंट टेम्परेचर। तो जितना कम टाइम कांस्टेंट होगा उतना जल्दी आप एम्बिएंट टेम्परेचर की तरफ अप्रोच करोगे। चलिए, आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। जी क्या चाहिए आपको? बन गया बच्चों? थोड़ा आप लोग का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा कैलकुलेशन का। हाँ, कितना है? 4 पॉइंट, एक मिनट ना। फोर पॉइंट 906 सेकेंड आ रहा है। निकल गया बच्चों? क्या हो गया भाई, क्या दिक्कत है? ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है यार, क्या प्रॉब्लम आ रही है? एनी डिफिकल्टी? टाइम आ रहा है 4.9 सेकेंड।
निकल गया? और क्रोमेल एल्यूमेल थर्मोकपल डायमीटर दिया हुआ है, इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ गैस स्ट्रीम फॉर विच H is equals to 600 watt per meter square Kelvin. Estimate the time constant of the thermocouple. What is the time period after which an acceptable reading of temperature can be recorded? जिस दिन बनेंगे उसी दिन छोड़ देंगे। राधे राधे। एक मिनट। A chromel alumel thermocouple diameter 0.71 mm is used to measure the temperature of a gas stream. H दिया हुआ है 600. Estimate the time constant for the thermocouple. C और ρ की वैल्यू आपको दी है. What is the time after which an acceptable reading of temperature can be recorded? चलिए दिखा। हाँ इतना टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। क्या फॉर्मूला है टाइम कांस्टेंट का? रो CV बाय HA, करेक्ट है। V बाई ए इज नोन एज, तो T स्टार को मैं लिख सकता हूँ रो C H अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। रो आपको दिया है, C आपको दिया है, H आपको दिया है, फटाक से निकाल लो। वन पॉइंट कितने टाइम के बाद रीडिंग लूंगा? कितने टाइम के बाद मैं टेम्परेचर मेजर करूंगा? व्हाट इज द टाइम पीरियड आफ्टर विच एन एक्सेप्टेबल रीडिंग ऑफ टेम्परेचर कैन बी रिकॉर्डेड? आफ्टर 4 to 5 टाइम कांस्टेंट जो है वो हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में आफ्टर 4 to 5 टाइम कांस्टेंट मेजर द रीडिंग। तो क्या हुआ? आफ्टर 4 to 5 सेकेंड, आफ्टर 4 to 5 सेकेंड एन एक्सेप्टेबल रीडिंग कैन बी फाइंड आउट। इज दैट क्लियर? The temperature distribution across a large concrete slab 50 centimeter thick heated from one side as measured by thermocouple approximate to the following relation. तो T का मेरे को रिलेशन दिया हुआ है, where T is in degree centigrade and X in meters. Considering the area
of wall is equals to 5 meter square. Compute the heat entering and leaving the slab, heat energy stored in unit time, the rate of temperature change in both sides of the slab, the point where the rate of heating or cooling is maximum. डेटा इसमें कुछ कम है, डेटा कम है. दे रहा हूँ अल्फा डेटा जो आपको यहाँ पे लगेगा और एडिशनल में बता देता हूँ आपको. अल्फा दिया हुआ है थर्मल डिफ्यूजिविटी. थर्मल डिफ्यूजिविटी है 1.77 into 10 to the power minus 1.77 into 10 to the power 1.77 into 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर पर आवर. थर्मल डिफ्यूजिविटी आपको दिया हुआ है, के आपको दिया हुआ है थर्मल कंडक्टिविटी. द वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज 1.2. थर्मल कंडक्टिविटी जस्ट ना, हाँ ठीक है, 1.2 वॉट पर मीटर केल्विन. आपको निकालना है द रेट ऑफ हीट एंटरिंग एंड लीविंग द स्लैब इन यूनिट टाइम. हाउ वुड यू कैलकुलेट दैट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, पिछला भूल जाते हो, ये दिक्कत होती है. टेम्परेचर हाँ फोरियर्स लॉ से निकल जाएगा. क्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास? माइनस के डेल टी बाई डेल एक्स. और कैपिटल क्यू निकालना है तो ये हो गया, कैपिटल क्यू चाहिए मेरे को, तो दैट इज क्यू इंटू एरिया. करेक्ट है. तो क्यू का इक्वेशन मेरे को मिल गया, के मेरे को दिया है 1.2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया इज 5. इज दैट क्लियर? माइनस 50 प्लस 24x प्लस 60x स्क्वायर माइनस 60x क्यूब. अभी इनलेट पे निकालना है तो कैसे निकलेगा? क्यू इन निकालना है तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और क्यू आउट निकालना है तो x इक्वल टू एल हो जाएगा. एल दिया हुआ है ना, हाँ 50 सेंटीमीटर थिक जो है वो आपको एल दिया हुआ है. डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालिए फटाफट. कितना आया क्यू इन और क्यू आउट? क्यू इन तो डायरेक्टली मेरे को मिल जाएगा 6 इंटू 50 माइनस 300 वॉट आ गया क्यू इन. ठीक है ना? क्यू इन एक्स इक्वल टू 0 पे निकलेगा तो क्यू इन आया 300 वॉट. व्हाट इज क्यू आउट? एक्स इक्वल टू एल पुट कर लो. क्या दिक्कत है भाई?
कितना आ रहा है? 1 कितना? 183 आ रहा है ये। चलिए जी, सिस्टम मेरा स्टडी स्टेट में है या नहीं है? ये स्टडी स्टेट कंडीशन है या ट्रांजिएंट कंडीशन है? ट्रांजिएंट है। क्यों भाई? ट्रांजिएंट होता तो टी में टेम्परेचर का टर्म होता, यहाँ तो टी में टेम्परेचर का टर्म नहीं है, तो स्टडी स्टेट हुआ ना यार। तुम लोग कभी कभी बहुत बोर करते हो। ट्रांजिएंट होता तो टेम्परेचर में टी का टर्म आता, ठीक बात है। यहाँ टी का टर्म नहीं है तो स्टडी स्टेट हुआ। हाँ, थोड़ा जोर से बोला कर भाई, खाना वाना नहीं खाता है क्या तेरे को? हाँ, क्या बोल रहे हो? वॉट के यूनिट में टाइम आएगा? अरे भैया, वॉट के यूनिट में टाइम आएगा, वो तो स्टडी स्टेट में भी आप हीट ट्रांसफर निकालते हो तो वो वॉट में ही आता है। हीट ट्रांसफर में निकालते ही हैं हम हीट ट्रांसफर रेट, तो वॉट तो हर जगह ही आता है, स्टडी स्टेट हो चाहे ट्रांजिएंट हो। भैया थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कितना एनर्जी आ रहा है? 300 वॉट। बाहर कितना जा रहा है? 183। तो इसका मतलब 117 यूनिट जो है वो वॉल में स्टोर हो रहा है। जब ये वॉल में स्टोर होगा तो ये क्या करेगा? वॉल की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है? तो ये आया ट्रांजिएंट कंडीशन। इज क्लियर? अच्छा, लेकिन फिर ये ट्रांजिएंट कंडीशन है तो टेम्परेचर में टी का टर्म क्यों नहीं है? टेम्परेचर में टी का टर्म क्यों नहीं है? ट्रांजिएंट है तो टेम्परेचर शुड बी द फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए था। तो यहाँ पे तो टेम्परेचर में टी का टर्म नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है बच्चे, ये किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए लिखी हुई है। बात समझ में आ रही है? ये इक्वेशन हर टाइम के लिए वैलिड नहीं है। ये जो मेरे को अभी टी की इक्वेशन दी गई है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए इक्वेशन है। फॉर सम अदर इंस्टेंट दिस इक्वेशन विल चेंज। क्लियर हुआ ये पॉइंट? और चूंकि ये स्टडी स्टेट नहीं है, वो मेरे को क्लियरली यहाँ से आइडेंटिफाई हो रहा है। 300 एंटर कर रहा है और 183 बाहर जा रहा है, तो 117 जो है वो यूनिट टाइम में स्टोर हुआ, and that will increase the temperature with the time. Is it correct? चलिए जी, how do you calculate the rate of temperature change? कैसे निकालेंगे rate of temperature change? हाँ, अरे इतना दिमाग काहे लगा भाई? सिंपल इक्वेशन है। पहली कंडक्शन में बोला था 4 इक्वेशन। प्लेन वॉल है स्क्वायर टी बाई डेल एक्स स्क्वायर, वाई जेड का टर्म नहीं है तो वो 0 हो गया। क्यूजेन है नहीं यहाँ पे तो ये भी 0 हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 1/अल्फा डेल टी बाई डेल टी। क्यूजेन नहीं है तो ये वाला टर्म 0 हो गया। तो रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज del t by del t is equals to alpha time del square t by del x square. करेक्ट? तो del t by del t मेरे को मिल गया अल्फा टाइम्स -24 प्लस 120 x माइनस 180 एक्स स्क्वायर। एक्स इक्वल टू 0 पर निकालूंगा तो इनलेट पे रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज आ जाएगा। तो इनलेट पे टेम्परेचर चेंज आएगा डेल्टा टी बाई डेल्टा टी at inlet is equals to 24 alpha. Is that clear?
आउटलेट पे x इक्वल टू एल रख लो, एट आउटलेट (24 plus 120 by 2 minus 180 by 4), that is that is 24 plus 60 minus 45 alpha. Is that clear? ठीक है भैया, निकल गया ये कितना आ गया 35 और सॉरी 15 है और ये 24 है, 39 अल्फा। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्या निकालना है मेरे को? द पॉइंट वेयर द रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग इज मैक्सिमम। कैसे निकलेगा? द पॉइंट वेयर रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग इज मैक्सिमम। जल्दी बोलो यार। हाँ, क्या करोगे? तू खाया पिया कर थोड़ा, तेरा आवाज पहले टेबल से निकल के दूसरे टेबल तक नहीं पहुंच पा रहा है। खाना पीना, हाँ क्या करोगे? हाँ, जिस पॉइंट पे टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिस पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, जहां पे रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग मैक्सिमम है। करेक्ट है? रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग क्या है? ये है, ठीक है। तो इसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है, तो क्या करूंगा? इस इक्वेशन को मैं x के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो। लेट्स कैलकुलेट del by del x of del t by del t, del by del x of del t by del t, that is equals to 120 minus 360 x equal to 0। तो x is equals to 1/3 पे मेरा रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग जो है दैट वुड बी मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ? प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ? कौन सी बुक से? हाँ, सचदेवा से कर रहा हो? सचदेवा का ही तो क्वेश्चन है। कितना टाइम क्यों लग गया? क्या आप लोग भी कर रहे हो? ऐसा कैसे काम चलेगा रे बच्चा? क्यों नहीं कर रहे हो? सिटी है, नहीं होगा भाई, करना पड़ेगा क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब बच्चों एकदम सीरियस हो जाओ, क्योंकि फिर 15-20 दिन आप लोगों का जो है वो ख़राब होना ही है जब आपका मेन एग्ज़ाम आएगा। करेक्ट है? और मैं नहीं चाहता कि आप लोग दोबारा गेट की तैयारी करें, क्योंकि उसकी आवश्यकता होती नहीं है। अगर मैंने, देखो गेट का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर मैंने ईमानदारी से तैयारी करी है ना, तो मेरे को एक बार ही चाहिए क्रैक करने के लिए। मेरे को बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तैयारी आपको एक बार ईमानदारी से करनी है। तो अभी आप इस बार ईमानदारी से तैयारी कर लिए तो अननेसरी आपको ड्रॉप लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आप लोग क्रैक कर लीजिए, और किया जा सकता है, आसान है, राइट। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल आप मत सोचो, आप बाहर जाके फोटो देखो, जितनी फोटो लगी है वो मैक्सिमम बंदे वही है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाले, राइट। तो आप लोग भी निकाल सकते हैं, लेकिन ईमानदारी, प्रैक्टिस, ठीक बात है। प्रैक्टिस करिए, आराम से हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर कल डिस्कस करते हैं।